चलिए, तो हमने शुरुआत किया था एग्रोनॉमिक्स में, हम क्या पढ़े थे? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा? कल्टीवेशन देखा किसका? राइस। तो एक बार रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो राइस है, इस राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या बताओ? ओराइजा सैटाइवा। क्या है? ओराइजा सैटाइवा। तो साइंटिफिक नेम क्या है आपका? ओराइजा सैटाइवा। और आप मुझे बताओ कि भाई राइस के जो टोटल स्पेसीज है वो कितने हैं? 24। इस 24 स्पेसीज में कितने ऐसे स्पेसीज हैं जिसका कल्टीवेशन होता है? 2 स्पेसीज है। और वो जो 2 स्पेसीज उसका नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा और ओराइजा ग्लोबेरिया। ये भी हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो राइस है इसके टोटल 24 स्पेसीज में, टोटल 24 स्पेसीज में 7 ऐसे स्पेसीज है जो क्या है? टेट्राप्लॉइड। बाकी जितने भी जो आपके स्पेसीज हो सभी क्या है? डिप्लॉइड। तो राइस की जो अधिकांश स्पेसीज कैसे स्पेसीज है? डिप्लॉइड। बाकी 7 क्या है? टेट्राप्लॉइड। इसके अलावा हमने देखा था कि जो ओराइजा सैटाइवा, इस ओराइजा सैटाइवा में जो ओराइजा ग्लोबेरिया है वो एक्चुअल में कहां मिलता है? साउथ अफ्रीका में। और ये भी कहां मिलता है? एशिया में। और मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई राइस का जो ओरिजिन है वो कहां से है? साउथ ईस्ट एशिया से। इसी को हमने कितने पार्ट बांटा था? 3 पार्ट में। क्या क्या था? ओराइजा सैटाइवा इंडिका। ओराइजा सैटाइवा इंडिका क्या है? ओराइजा सैटाइवा जैपोनिका। और जैपोनिका के बाद क्या आएगा? ओराइजा सैटाइवा क्या है? जैपोनिका। फिर मैंने बताया था कि जो ओराइजा सैटाइवा जैपोनिका है इसको हम क्या बोलते हैं? बालू राइस। क्या बोलते हैं इसको हम? बालू राइस। ठीक है, क्योंकि इसका जो उत्पादन ये कहां पर हो रहा है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको ओराइजा सैटाइवा जैपोनिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला ये क्या है? राइस। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है किसी राइस में तो किसका है? ओराइजा सैटाइवा जैपोनिका। क्योंकि ये क्या है? ये लॉगिंग क्या है? रेजिस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर न ये हवा से न पानी के बहाव से इसमें इसके स्टेम में कुछ भी परिवर्तन होता है, क्योंकि ये जो स्टेम होता है वो बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि ये जो आपका ओराइजा सैटाइवा क्या है? इंडिका है। इसके जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे है ना। ये सब हमने पढ़ा था। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में जो पहला ड्वार्फ राइस है वो कहां देखा गया? जापान। और जापान कहां? ताइवान। और ताइवान में उसका नाम क्या था? डी वो जी। ठीक है, तो डीजी वोजिन। इसी डीजी वोजिन का क्रॉस होता है किसके साथ? लेटिसोल के साथ। और जब लेटिसोल का क्रॉस होगा तो एक नया वैरायटी बनेगा। नाम क्या होगा? क्या है? TN1। और ये TN1 है, ये विश्व का पहला क्या है? क्या है? हाई यील्ड वैरायटी ड्वार्फ राइस। कौन सा आपका? TN। और इसी TN1 को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके गया है 1964। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी डीजी वोजिन को हमने ले गया कहां पर? IRRI में। कहां ले गया हमने? IRRI। IRRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? मनीला। कहां पर है ये आपका? मनीला। और मैंने देखा कि मनीला के इसी IRRI इंस्टीट्यूट में हमने किसको लेके आया है? डीजी वोजिन। और डीजी वोजिन का फिर क्रॉस होता है किसके साथ? किसके साथ? पैटा। क्या? पैटा के साथ। और पैटा के साथ क्रॉस करने के बाद एक नया स्पीशीज मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? IRA। हो जाएगा IRA। ठीक है, पैटा एक लोकल वैरायटी है। पैटा एक क्या है? जैपोनिका है। और ये भी क्या है? जैपोनिका है। सब क्या मिला है? IRA। और इसी IRA को हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में कब? 1955। और मैंने आपको बताया था कि इस IRA की खास बात कि IRA में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है। जब वहां पर रिसर्च हुआ था तो मैंने बताया था कि 88 किलोग्राम, क्या 88 किलोग्राम IRA का जब हमने बीज बोया था तो 71 टन हमें क्या मिला? उत्पादन मिला।
तो 71 टन उत्पादन मिलने के कारण वे हो सकते हैं कि जो IR8 है ये वर्ल्ड का क्या था, मिरेकल राइस। वर्ल्ड का जो मिरेकल राइस है उसका नाम क्या है, IR8। फिर इसी IR8 को इंडिया में इंट्रोड्यूस करके क्या है 1965, और 1965 में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तब एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, एन सुब्बा राव। और जो एन सुब्बा राव थे इन्होंने इस IR8 को लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन पर क्या किया, खेती किया। और खेती करने के बाद हमने देखा कि इनको ट्रिमेंडस क्या मिला, प्रोडक्शन मिला। तो इसी एन सुब्बा राव को हम क्या बोलते हैं, मिस्टर IR8, और मिस्टर IR8 के अलावा क्या बोलते हैं, धान पंडित। क्या बोलते हैं उसको, धान पंडित। तो धान पंडित यहाँ पर कौन है, एन सुब्बा राव। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो IR8, इसी IR8 को एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, SVS शास्त्री ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट, जब लोग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट के तहत SVS शास्त्री ने इस IR8 का क्रॉस कराया, किसे एक लोकल, नॉट IR8 का, TN1, इसका TN1, एक लोकल स्पीशीज का नाम क्या है, T141, और हमें क्या मिल जाएगा, जया मिलेगा, जया। और ये जया पूरे इंडिया में IR8 को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और जया को हम इंडिया का क्या बनेंगे, मिरेकल राइस। तो इंडिया का जो मिरेकल राइस है वो क्या है आपका, जया है, और वर्ल्ड का जो मिरेकल राइस हो क्या है आपका, IR8। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर क्या है, TN1 क्या है, फॉरेन स्पीशीज है, लोकल क्या है, T141। तो अगर जब आप इसको अपोजिट कर दो, तो इसको आप अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, T141 क्रॉस TN1, और T141 क्रॉस TN1 क्या बनेगा, पद्मा। क्या बन जाएगा, पद्मा। तो एक और नया वैरायटी क्या है आपका, पद्मा। तो एक वैरायटी क्या है आपका, जया, और एक वैरायटी क्या है आपका, पद्मा। और पद्मा क्या है, जब हम T141 का क्रॉस कराएंगे किससे, TN1 से, तो हमें क्या मिलेगा, पद्मा। और जब हमने TN1 का क्रॉस कराया किससे, T141 से, तो हमें क्या मिला, जया। तो भारत का जो मिरेकल राइस है वो क्या है आपका, जया। और विश्व का जो मिरेकल राइस है वो क्या है आपका, क्या है, IR8। और भारत में सबसे पहला अगर इंट्रोडक्शन हुआ है किसी ड्वार्फ राइस का तो क्या है, TN1, क्या है, TN1। और अगर मैं बात करूं आपको कि भारत में अगर दूसरी बात मतलब सेकंड कौन सा आपका राइस है जिसका इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या है, IR8। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे प्यारे भारत में अगर हमने भी अगर कोई रिसर्च किया है तो हमने भी कई हाई यील्ड वैरायटी बनाया है। उस हाई यील्ड वैरायटी में एक नाम क्या हो गया, जया हो गया। और जया के अलावा हमने देखा था कि हमने हमारे भारत में एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया था जो क्या था, CORS1। तो एक वैरायटी से नाम क्या है, CORS1। और ये भारत का पहला क्या था, हाइब्रिड प्लांट। तो भारत का पहला हाइब्रिड राइस प्लांट क्या है, CORS1। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला हाई यील्ड वैरायटी ड्वार्फ बासमती राइस कौन सा है, तो क्या बताओगे, पूसा 01। क्या है आपका, पूसा 01। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विश्व का पहला एरोमेटिक राइस या हाइब्रिड राइस कौन सा है, पूसा RS, क्या आपका पूसा RS। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई वो कौन सा राइस की वैरायटी है जिसके अंदर सैलिनिटी रेजिस्टेंट, IR8 और लुलिसिन, लोग यहां से दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्या आपका IR8 और लुलिसिन। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत में वो कौन सी राइस की वैरायटी है, भारत में वो कौन सी राइस की वैरायटी है जिसको जो वाटर रेजिस्टेंट या वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट, मधुकर, जयसूर्या, जलादी 2 और चकिया 59। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या आपका ऐसा जिसको वाटर लॉस से प्रॉब्लम नहीं।
यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके भारत में वो कौन सा राइस की वैरायटी है जो आप रबी और खरीफ इन दोनों सीजन में आप इसको प्रोडक्शन करते हैं? क्या है? हेमा और राजेश्वरी। तो हेमा और क्या है? हाँ राजेश्वरी, हाँ राजेश्वरी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके भारत में कौन सा राइस की वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो क्या है? साबर। राइस में नॉर्मली प्रोटीन कितना होता है? 6-7%। ब्राउन राइस में 7-8%, और रेड राइस में 10%। जो रेड राइस है, इस रेड राइस का हम एक्सपोर्ट कहां कर रहे हैं? यूएसए। भाई यूएसए भी अब इंडिया से क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। और यूएसए इंडिया से कौन सा राइस इंपोर्ट कर रहा है? रेड राइस कर रहा है। ये भी हाल ही का ये क्या है? करंट अफेयर है। रेड राइस का जो प्रोडक्शन है ये मैक्सिमम कहां पर होता है? ब्रह्मपुत्र वैली। और ब्रह्मपुत्र वैली के अलावा कहां पर होता है? बराक वैली। बराक एक नदी है जो भारत से कहां जाती है? बांग्लादेश। इसी बराक नदी को हम क्या बोलते हैं? सुरमा नदी। क्या बोलते हैं हम? सुरमा नदी। जो शिलोंग का पठार देखो, तो शिलोंग के पठार में क्या है? मौसिन राम और चेरापूंजी। वो मौसिन राम और चेरापूंजी में क्या है? हाईएस्ट रेनफॉल। और जो मौसिन राम चेरापूंजी जो है वो कौन से पहाड़ से घिरा हुआ है? गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। और ये क्या है? एस्कार्पमेंट्स। तो एस्कार्पमेंट्स होने के कारण भाई पीछे में जो पानी गिर रहा है, जहां पर कहां पर? मौसिन राम और चेरापूंजी में, वो पूरा पानी कहां जा रहा है? सुरमा नदी। और सुरमा नदी वो पूरा पानी लेके कहां जा रहा है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में वो किससे मिल रहा है? पद्मा से। पद्मा इज एन कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। वो पर पढ़ेंगे ज्योग्राफी। लेकिन अभी मैं यहां पर कैसे आ गया? हाँ, रेड राइस। तो मैंने ये बताया कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत कौन सा राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? रेड राइस को। और किसको कर रहा है? यूएसए। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अब किसानी कार्य करेंगे, है ना। हम खेत बनाएंगे, उसमें फसल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं क्वेश्चन थ्रो करूंगा और आप मुझे आंसर देंगे। थोड़ा सा आप मुझे बताओ, भारत का सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कटक। इस सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कटक में कब हुआ है? 1964। गलत बात। 1946। कब हुआ है? 1946। और 46 का उल्टा क्या होता है? 64। तो 1964 में किसका स्थापना हुआ है? IRRI। और IRRI क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? मनीला में। और मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने संपूर्ण भारत कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, तो आप क्या बताओगे? कितने? 15। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ICAR में NARP कितना है? NARP मतलब नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट विच कैन बी एब्रिविएटेड एज NARP। इस NARP के तहत आपने भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है? तो कितना है? 127। याद रखना, ICAR ने संपूर्ण भारत को 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है। और इसी को चेंज करते हुए योजना आयोग ने, किसने? योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में, कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1989 में, कब? 1989 में संपूर्ण भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि यूपीएससी IAS लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, मेंस का पेपर 2, उसमें क्वेश्चन बोला भी गया है कि कोरिलेट करो किसको? एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन। 20 नंबर क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन पोरोज दिया कौन? आपका CGPSC प्रीवियस में। इस साल में देखिएगा आपको क्वेश्चन भी है कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20। और इस एग्रो इकोलॉजिकल जोन को बांटने वाला कौन है?
NBSSLUP, क्या बोलो? NBSSLUP। मैंने बोला NBSSLUP, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग, which was incorporated in 1976। कब इसकी स्थापना हुआ? 1976। और ये इसका स्थापना कहां पर हुआ? नागपुर। कहां पर हुआ? नागपुर। और इसी NBSSLUP ने संपूर्ण भारत को कितने 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना बटा हुआ है? 20 और क्लाइमेटिक जोन 15। कितना बोलो आप? 15। तो ये चीज हमेशा याद रखो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हमसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया? कितने? 3। कितने? 3। ये भी याद रहना चाहिए हमेशा कि छत्तीसगढ़ को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बांटा गया है? 3। और ये 3 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ये बटा है, तो इसके बांटने वाला आदमी कौन है? आदमी तो है नहीं, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है या काउंसिल हो, क्या है? ICAR। मैंने बताया था भाई ICAR 1979 में क्या लेके आया? NARP। क्या लेके आया? NARP। NARP क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। और इसी NARP के तहत हमने क्या लेके आया? ZARS। क्या लेके आया हमने? ZARS। ZARS मतलब जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। और ये जो ZARS डिफाइन करता है क्या? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आपके छत्तीसगढ़ में कितने ZARS हैं? 3। कितने हैं? 3। तो आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ को आपने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है? कितने? 3। आपने संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है? तो कितने? 3। अब ये 3 क्या क्या होंगे? तो 3 ZARS होंगे। क्या क्या था? अंबिकापुर ऊपर में, रायपुर बीच में और जगदलपुर नीचे से। तो ऊपर में क्या आपका? अंबिकापुर, इसको क्या बोलोगे? नॉर्दर्न हिल। क्या बोलोगे आप? नॉर्दर्न हिल। बीच में क्या आपका? रायपुर, इसको क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ का मैदान। और नीचे में क्या आपका? जगदलपुर, इसको क्या बोलोगे? बस्तर का पठार। तो छत्तीसगढ़ में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 3। क्या क्या? नॉर्दर्न हिल, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। नॉर्दर्न हिल में ZARS कहां पर है? अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के मैदान में कहां पर है? रायपुर। और बस्तर के पठार में कहां पर है? कहां पर है? जगदलपुर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका अंबिकापुर है या जो नॉर्दर्न हिल, वहां पर मैक्सिमम क्या है? रेनफॉल। मॉनसून सीजन में वहां पर रेनफॉल कितना है? 1610 mm। ये एकदम याद रहना चाहिए। कितना? 1610 mm। नॉर्दर्न हिल में मॉनसून रेनफॉल कितना है? 1610 mm। नॉर्दर्न हिल में विंटर रेनफॉल कितना है? 162 mm। कितना है? 162। मतलब मैक्सिमम जो रेनफॉल हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? उत्तरी क्षेत्र में। कहां पर? अंबिकापुर जसपुर के क्षेत्र में। जहां कितना हो रहा है? 1610 mm। और कितना? 162 mm। और आपका जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहां कितना हो रहा है? 1393 है। कब? मॉनसून में। और विंटर कितना? 102.5 mm। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं भाई बस्तर में कितना हो रहा है, तो क्या बोलोगे? 1451 mm। और विंटर में 106। ठीक है, इसी को ऐड कर लो, इसका एवरेज निकाल लो, छत्तीसगढ़ का एवरेज रेनफॉल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्यादा समय लूंगा नहीं, इसको भी खत्म करूंगा। तो अभी हम लोग फार्मर हैं, हम सब क्या बोल रहे हैं? किसान। और हम यहां पर खेती करने जा रहे हैं जिसका चावल। अब मुझे चावल की खेती करनी है या आपको चावल की खेती करनी है, तो सबसे पहले हम कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन को समझेंगे। चावल की खेती के लिए हमें देखना होगा कि जो हमारा जो क्लाइमेट, हमारा जो क्या है क्लाइमेट है,
वो कैसा होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन। जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। वो क्यों होना चाहिए, बिकॉज नहीं हम ये जानते हैं कि जो चावल है वो कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। तो कैसा क्रॉप है, खरीफ। अब देखो जो खरीफ क्रॉप है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्रॉप होगा। तो चावल कैसा क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्रॉप, इसलिए क्या है, ये खरीफ सीजन वाला क्या है, क्रॉप। इसके अलावा चावल के लिए बहुत जरूरी ये कि आपके उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप चावल का उत्पादन कर रहे हो, वहां मिनिमम 120 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, 120 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, रेनफॉल। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वहां पर आपको क्या लेना है, 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जिस जगह में होगा, उस जगह में हम चावल का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो चावल के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी क्या चीज है, दो चीजें, एक टेम्परेचर और एक क्या, रेनफॉल। अगर मैंने बोला क्या टेम्परेचर, तो क्या होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। और जो टेम्परेचर है वो लाई होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई आपका तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी देखो, जहां हमें ये कंडीशन मिलता है वहां हमें एक सॉइल मिलेगा जिसका नाम है रेड येलो। क्या मिलेगा, रेड एंड येलो सॉइल। हालांकि चावल की खेती के लिए रेनफॉल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो चावल की खेती के लिए बेस्ट जो मिट्टी होगा वो क्या होगा, क्लेई होगा। क्या होगा, क्लेई एंड लोमी, चिकनी और दोमट मिट्टी। तो हमेशा कभी कभी आपसे पूछा जाए कि चावल के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो आप क्या लोगे, क्लेई और लोमी। चलो क्या, क्लेई और लोमी, चिकनी और दोमट मिट्टी। और ऐसा मिट्टी जिसका पीएच का मान, ऐसा मिट्टी जिसका पीएच मान 4.5 से लेकर कहां तक हो, 6 तक। तो ऐसा मिट्टी जिसका पीएच मान कितना हो, 4.5 से लेकर क्या हो, 6 हो, उस मिट्टी में हम क्या उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं। तो अगर मैंने बोला 4.5 से लेकर क्या 6, मतलब वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। क्या होनी चाहिए आपकी, एसिडिक। तो बेसिक सॉइल हमें क्या चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 4.5 से लेकर 6। और सॉइल कैसा होना चाहिए, क्लेई और लोमी। क्लेई और क्या होना चाहिए, लोमी। और तापमान क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। एंड एट द सेम टाइम रेनफॉल क्या होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब एक जब कभी भी हम राइस कल्टीवेशन करेंगे तो राइस कल्टीवेशन में हमको एक चीज और देखना है कि भी देखेंगे कि 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तापमान। और ये तापमान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी तापमान पर राइस का क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। तो राइस के फ्लावरिंग के लिए, या राइस का जो फ्लावरिंग स्टेज जो राइस का है वो कितने तापमान में होगा, 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस। कितना बोलो, 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस। ये क्या स्टेज है राइस का, फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज के लिए राइस में कितना तापमान, क्लाइमेट में आपके आसपास जो क्षेत्र है वहां पर तापमान क्या होना चाहिए, 26 से लेकर 29। अगर मान लो ये 29 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये इतना बढ़ता है कि ये कहां रीच होता है, इसका थ्रेशोल्ड क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या उससे भी हाई। तो होगा ये कि इस कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन
जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो चावल का जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और पोलन ग्रेन नष्ट होने के कारण पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। और पॉलिनेशन कम होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कम होगा, जिसके बाद जायगोट का जो निर्माण है वो क्या होगा, नहीं होगा, और सीड प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमको ये देखना है कि भाई जब आपका फ्लावरिंग पीरियड होगा तो वहां पर जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, 26 से लेकर 29% क्या डिग्री सेल्सियस। नहीं तो वहां पर क्या होगा, अगर तापमान बढ़ गया तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, नष्ट। और पॉलन ग्रेन नष्ट होने के कारण रिप्रोडक्शन वहां पर नहीं होगा, तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण सीड का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा अब चूंकि आपको ये मालूम कि जो चावल है, चावल की बुआई भले ही हम कब करते हैं, जून या जुलाई, लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, नवंबर या दिसंबर। कब करते हैं, नवंबर या दिसंबर। तो अगर हम नवंबर दिसंबर में चावल का क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर नवंबर दिसंबर में हम क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, मतलब चावल का जो फ्रूट वो कब पका होगा, अक्टूबर नवंबर। कब पका होगा, अक्टूबर नवंबर। तो जो रिपनिंग स्टेज, क्या स्टेज है, रिपनिंग स्टेज। तो जो रिपनिंग स्टेज है वो कब आया होगा, अक्टूबर और नवंबर में। और ध्यान देना, अक्टूबर और नवंबर में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि चावल का जो रिपनिंग स्टेज है उसके लिए जो उपयुक्त जो क्या है टेम्परेचर है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब चावल के पकने के लिए जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो उस समय कंडीशन ऐसे बैठती है कि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, नीचे। अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे हो जाएगा तो चावल का जो ग्रेन क्या है, ग्रेन है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर ये 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया था तो समझ लेना उस कंडीशन में एक भी ग्रेन नहीं बनेगा। मतलब 15 मैंने गलत बोला, एक्चुअल में 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस एक थ्रेशोल्ड है। 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में थोड़ा बहुत ग्रेन तो बन जाएगा, लेकिन 12 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान नीचे हुआ तो समझ जाना वहां पर एक भी ग्रेन नहीं बनेगा। तो किस कंडीशन में नहीं बनेगा, जब तापमान क्या होगा, 12 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ बिना देखे कि भाई जो चावल की खेती के लिए सबसे सही क्लाइमेट या सबसे सही जो तापमान हो क्या है, 20 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होना चाहिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा। चावल की खेती के लिए क्या तापमान, 20 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल क्या होना चाहिए, 150 लेकर 200 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। कैसी होना चाहिए, चिकनी मिट्टी और दोमट। और उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 4.5 से लेकर 6। अगर मैंने 4.5 से लेकर 6 बोला तो मतलब क्या है, एसिडिक। क्या आपका एसिडिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल के लिए परफेक्ट तापमान रिपनिंग स्टेज में क्या है, तब क्या बोलोगे, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे आप, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या हो जाएगा, ग्रेन इम्परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेन का निर्माण नहीं होगा। चावल का या चावल की खेती के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो कौन सा तापमान है जो परफेक्ट है किसके लिए, फ्लावरिंग, तो क्या है 26 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन नष्ट होने के कारण फर्टिलाइजर जो पॉलिनेशन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट का निर्माण नहीं होगा, तो क्या नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पर लिख लो अपना टॉपिक क्या, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब इसमें क्या करना है, तो ध्यान रखना, राइस की खेती के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे पहले हमको सीडलिंग तैयार करना है। क्या तैयार करना है? सीडलिंग। तो हमारा एक टारगेट रहेगा, हमारा एक एम रहेगा, और एम क्या रहेगा कि हमें क्या बनाना होगा, सीडलिंग बनाना। पहले सीडलिंग बनाना, फिर इसी सीडलिंग को हमें क्या करना है, ट्रांसप्लांटेशन करना है। क्या करना है? ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है तुम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर अ सीडलिंग, और इसी सीडलिंग को हम बाद में क्या करने वाले हैं, ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं। ठीक है? तो चावल की खेती के लिए हम सबसे पहले, या इसी कल्टीवेशन के लिए, सीडलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम दो प्रकार की भूमि को देखेंगे और आधार रखेंगे किसको, पानी को, वाटर अवेलेबिलिटी। और ये दो प्रकार की भूमि क्या होंगे, एक होगा क्या, लो लैंड, और एक क्या होगा, अपलैंड। ध्यान, लो लैंड में कभी भी पानी की समस्या नहीं है, यहां पानी भरपूर मात्रा में। अगर मैं आधार बनाऊं किसको, वाटर अवेलेबिलिटी, और वाटर में कहां से मिल रहा है, या तो सिंचाई से, नल, नहर, नलकूप कहीं से, या तो रेनफॉल से। तो ध्यान देना, सीडलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको फील्ड देखना होगा, और फील्ड कहां होगा, या तो वो लोलैंड में होगा, या तो वो कहां पर होगा, अपलैंड में। लो लैंड में भरपूर मात्रा में क्या होगा, पानी होगा। तो भरपूर मात्रा में पानी कहां पर होगा, लो लैंड। और जो अपलैंड है, उस अपलैंड में पानी की हमेशा क्या होगी, कमी। तो पानी की जो कमी है वो कहां पर होगी, अपलैंड में। और लो लैंड में क्या होगा, पानी की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी कहां पर, लो लैंड। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो लो लैंड, क्योंकि भाई हमको चावल की खेती के लिए पानी अच्छा खासा चाहिए, कि मैंने आपको बता दिया भाई कंडीशन क्या है, 150 सेंटीमीटर क्या मिनिमम। तो मिनिमम हमें क्या चाहिए, 150 सेंटीमीटर। तो सीडलिंग तैयार करने के लिए लो लैंड एरिया, सीडलिंग तैयार करने के लिए लो लैंड एरिया में हम एक मेथड का उपयोग करते हैं जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। क्या बोलो, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड का एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिपेयर अ सीडलिंग। और कहां पर, लोलैंड एरिया। तो लोलैंड एरिया में जो हम पौध बनाते हैं, जो हम सीडलिंग तैयार करते हैं, उस सीडलिंग तैयार करने के लिए जो हम मेथड का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ध्यान देना, संपूर्ण भारत सबसे ज्यादा इसी मेथड का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सीडलिंग। तो सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए टोटल अगर एग्रीकल्चर हो रहा है किसका, राइस का, तो उसमें 45% फील्ड ऐसा फील्ड है जहां पर हमने ट्रांसप्लांटेशन मेथड का क्या किया है, यूज किया है, टू प्रिपेयर अ सीडलिंग। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने कल्टीवेशन करना चालू किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीडलिंग तैयार करेंगे। सीडलिंग तैयार करने के लिए हमने जो प्रिपरेशन अपने किया है वो कहां पर किया है, दो जगह में, या तो एक कहां, लो लैंड में, या तो अपलैंड में। लो लैंड में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, अपलैंड में वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। लो लैंड में सीडलिंग बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। अब इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड में मेनली हम करते क्या है, सबसे पहले हम नर्सरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्सरी। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक नर्सरी बनाओगे। और ये जो नर्सरी है ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सीडलिंग प्रिपेयर कर रहे हो। सीडलिंग प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितने प्रकार के नर्सरी है, 3। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, नर्सरी बनाओगे।
और नर्सरी कितने बॉस? 3। इसमें पहला है वेट नर्सरी। पहला क्या होता है? वेट नर्सरी। इसके अलावा क्या होगा? ड्राई नर्सरी। और इसके अलावा क्या होगा? डिपॉग नर्सरी। क्या नर्सरी? डिपॉग नर्सरी। इसी डिपॉग नर्सरी को हम बोलते हैं मैट नर्सरी। क्या बोलते हैं? मैट नर्सरी। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार की नर्सरी? 3 नर्सरी। बट ट्रांसप्लांटेशन मेथड में कितने नर्सरी मेथड है? 3 है। क्या क्या? वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी और डिपॉग नर्सरी। और क्या है? डिपॉग नर्सरी। इस डिपॉग नर्सरी को हम और क्या बोलते हैं? मैट नर्सरी। क्या बोलते हैं? मैट। ठीक है, तो डिपॉग नर्सरी का एक और नाम क्या है? मैट नर्सरी। अब ध्यान देना, इन तीनों नर्सरी जो सबसे मोस्ट कॉमन नर्सरी सिस्टम है वो क्या है? वेट नर्सरी। चावल के लिए हमें चाहिए क्या? पानी ज्यादा चाहिए। ये तीनों में सबसे जो कॉमन है वो क्या है? वेट नर्सरी। वो क्या है? वेट नर्सरी। और इसी वेट नर्सरी से हम क्या बनाएंगे? सीडलिंग तैयार करेंगे। और उसके बाद जो कॉमन वो क्या है? डिपॉग नर्सरी। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या? वेट नर्सरी और डिपॉग नर्सरी। तो इस दो टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो जिससे हमको समझ में आएगा क्या? सीडलिंग प्रिपरेशन। ठीक है, अब आप लोग क्या? वेट नर्सरी। अभी वेट नर्सरी क्या होता है? अभी ध्यान, वेट नर्सरी के थ्रू जब सीडलिंग का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आप ये करोगे कि आपका जो टोटल एरिया है किसका? एग्रीकल्चर फील्ड का। आपका जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है उस एग्रीकल्चर एरिया में मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं और मेरे पास 1 हेक्टेयर क्या है? जमीन। तो यदि आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन या आपके पास कितना भी जमीन है, उस जमीन का 10वां हिस्सा, उस जमीन का 10वां हिस्सा आप यूज करोगे किसमें? वेट नर्सरी। मैंने क्या बोला कि जितना भी जो आपका जमीन है उस जमीन का कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। तो जमीन का 10वां हिस्सा का ही आप यूज करोगे किसके लिए? वेट नर्सरी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कितना जमीन है? 1 हेक्टेयर। अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 वर्ग मीटर। सामान्य भाषा में 2.5 एकड़। सामान्य भाषा में कितना होगा? 2.5 एकड़। लेकिन नॉर्मली आप लोगे तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो अगर मुझे वेट नर्सरी करना है तो वेट नर्सरी मतलब कितना भाग? 10वां भाग। कितना भाग? 10वां भाग। मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर, 1 हेक्टेयर जमीन में अगर मुझे क्या करना है? वेट नर्सरी करना है तो मुझे एक्चुअल में कितने एरिया में करना होगा? 1000 मीटर स्क्वायर। कितने में करना होगा? 1000 मीटर स्क्वायर में। कैसे? क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला? 10वां भाग। तो 10वां भाग मतलब क्या बोलोगे आप? डिवाइड कर दो, क्या जाएगा? 1000 मीटर स्क्वायर। तो वेट नर्सरी प्रति हेक्टेयर कितने एरिया में होता है? कितने एरिया होता है? 1000 मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान देना। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले जो आप नर्सरी बना रहे हो उस नर्सरी में आप मान लो आप क्या बना दिया? एक नर्सरी बना दिया 1000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर। तो इस नर्सरी में सबसे पहले आप क्या छोड़ोगे? आप पानी छोड़ोगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? पानी को छोड़ना। पता ना भाई, आपको खेती की हो, देखे होंगे खेती। तो सबसे पहले हम क्या छोड़ते हैं? पानी। हालांकि पहले खरपतवार ये सब भी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ध्यान, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? पानी को छोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? पानी छोड़ रहे हो। पानी को छोड़ने के बाद आप यहां पर क्या करोगे? पडली। क्या करोगे आप? पडली। तो नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? वाटर को रिलीज करोगे। किसमें? उस नर्सरी में। और नर्सरी में वाटर को रिलीज करने के बाद आप क्या करोगे? पडलिंग करोगे। पडलिंग क्या होता है? कौन जाने पडलिंग? देखो इंग्लिश में पडलिंग मतलब, मैं बोलूंगा भाई इस रोड में बहुत पडल्स हैं। तो रोड में बहुत पडल्स मतलब रोड बहुत सारे गया है, गड्ढे हैं। क्या है? गड्ढे। मतलब आप करना क्या है? कोई भी खेत में आप जाओ तो आप ये देखोगे कि जब हार्वेस्टिंग होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि खेत जो है वो सूखा हो जाता है, सूखा छोड़ते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो धीरे धीरे
जो पूरा जो खेत होगा जाएगा कठोर हो जाएगा उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे उसको भुरभुरा क्या करेंगे, उसको अपन हल्का करेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम प्लोइंग करेंगे। प्लोइंग करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, उसकी क्यारी बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, टिलरिंग। क्या बोलेंगे हम, टिलरिंग। मतलब हमारा एम क्या रहेगा कि जो मिट्टी जो कठोर हो गया है उस मिट्टी को वापस हमें क्या करना है, चिकना बनाना है। क्या बनाना है, चिकना। तो चिकना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डीप प्लोइंग करेंगे। डीप प्लोइंग करने में क्या करेंगे हम इसमें टिलेज मतलब क्या, कल्टीवेशन करेंगे बाद, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पडलिंग करेंगे। अब चूंकि ये क्या आपका नर्सरी है, तो नर्सरी तो सबसे पहले हमने क्या डाल दिया इसमें, पानी। तो पानी से भूमि क्या हो गया, गीला। और जब ये पानी से भूमि गीला हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, पडलिंग करेंगे। क्या करेंगे, पडलिंग। अब पडलिंग समझते क्या कैसे होता है, एक ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर के पीछे वाला जो चक्का है वो केज लाइक क्या होता है, चक्का होता है। एक केज कोटेड क्या होता है, चक्का होता है। उस ट्रैक्टर को आप चला दोगे कहां पर, अपने नर्सरी, जिससे वहां पर जो मिट्टी है उसमें क्या आ जाएगा, गड्ढा बनेगा, और वहां पानी क्या होगा, घुसेगा, जिसके बाद वो क्षेत्र पूरा क्या बन जाएगा, दलदली बन जाएगा। क्या बना जाएगा, मतलब आपका मेन एम क्या है कि उस खेत को, उस नर्सरी को क्या बनाना, दलदली बनाना। तो अब पडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, पडलिंग से जितने भी जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। वीड रिमूवल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पडलिंग। ठीक है, तो पडलिंग से क्या नष्ट होता है, खरपतवार। और इसके अलावा इस पडलिंग की प्रक्रिया से आप पर्कुलेशन मतलब मेनली क्या होता है कि अगर आप पानी को ऐसे छोड़ तो पानी नीचे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पानी खेत में एब्जॉर्ब ना हो, पानी का जो वाटर, जो स्टैंडिंग वाटर है वो क्या हो, मेंटेन है। तो स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग मेनली क्यों करते हैं, एक खरपतवार हटाने के लिए और एक स्टैंडिंग वाटर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्या बोलो, खरपतवार को हटाने के लिए और स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन करने के लिए। एक काम बिना कॉपी देखे पर रिकॉल करो, खेती हमें करना है, ठीक है। एक तो आपको एग्जाम देना है एसीए, है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने, चुपचाप जो अपन पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते रहो। आप मुझे बताओ, खेती करना है हमको, बिल्कुल करना है। खेती करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सीडलिंग तैयार करना है। क्या करना है, सीडलिंग तैयार करने के लिए हमने दो प्रकार की भूमि देखा, क्या क्या, एक लो लैंड और एक क्या, अपलैंड। लो लैंड भूमि में हमेशा क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगा। अपलैंड में क्या होगा, पानी की मात्रा कम होगी। लो लैंड में जब हम क्या करेंगे, सीडलिंग तैयार करेंगे तो उसके लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। बोला पड़ेगा बॉस, क्या नाम है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो उसी ट्रांसप्लांटेशन मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीडलिंग तैयार करना। क्या तैयार करना, सीडलिंग। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन मेथड को आप यूज कर रहे हो तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, नर्सरी। क्या करोगे आप, नर्सरी बनाओगे। नर्सरी कितने होते हैं, 3। क्या क्या, वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी और डीपॉग नर्सरी। क्या क्या बोलो, वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी और डीपॉग नर्सरी। जो वेट नर्सरी है वो एक्चुअल में क्या है, वेट नर्सरी में हम क्या करते हैं कि टोटल हमारा जो क्या है फील्ड है उसका 10वां भाग में हम क्या करते हैं, वेट नर्सरी। अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितना होगा वो, 1000 मीटर स्क्वायर। तो 1000 मीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, वेट नर्सरी। तो उसी नर्सरी में सबसे पहले मुझे क्या डालना होगा, पानी। क्या डालेगा मैं, पानी के बाद मैं क्या करूंगा उसमें, पडलिंग। और पडलिंग किससे करूंगा, पडलर से। किसे करूंगा मैं, पडलर से। पडलिंग से क्या होगा, खरपतवार चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे पता नहीं, ठीक है, लेकिन खरपतवार वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और खरपतवारों को हटाने के बाद वहां पर क्या होगा, पर्कुलेशन मेंटेन होगा, मतलब स्टैंडिंग वाटर क्या होगा, मेंटेन होगा। वो जो वाटर है वो पानी उसको ऑब्जॉर्ब, मतलब जो जमीन वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब वाटर का आपको सैचुरेशन कंडीशन लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। क्या करते हैं, पडलिंग। क्लियर है। अब पडलिंग करने के बाद आप लेवलर से इसे
लेवलर से, इसे लेवलर से आप इस नर्सरी को क्या करोगे, लेवल करोगे। क्या करोगे, पूरा आप लेवल करोगे। ठीक है, पहले दलदली बनाओगे, उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, इसको लेवलर से क्या करोगे, आप लेवल करोगे। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप पानी छोड़ोगे, फिर पडलिंग करोगे, फिर लेवलिंग करोगे। क्या क्या, वाटर रिलीज, फिर पडलिंग, और फिर क्या, लेवलिंग। लेवलिंग करने के बाद इस नर्सरी को आप 1 से 2 दिन के लिए क्या करोगे, छोड़ दो। तो कितने दिन की छोड़ोगे आप, 1 से लेकर 2 दिन। ठीक है, तो क्या किया भैया, पहले वेट नर्सरी में पहले हमने क्या डाला, वाटर, फिर पडलिंग, फिर लेवलिंग करने के बाद 1 से लेकर 2 दिन तक आपने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। 1 से लेकर 2 दिन के बाद जब मैं छोड़ा तो मैंने ये देखा कि मेरा जो नर्सरी है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। अब उस नर्सरी में मैं क्या करूंगा, बीज को क्या करूंगा, छोड़ूंगा, तो मैं सो करूंगा। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, बीज बोगे। क्या करोगे, बीज बोगे। तो यहां पर जो प्रक्रिया वो क्या होगा, सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड। मतलब अब मैं क्या करने वाला हूं, बीज को बोने वाला हूं। अब यहां पर जो बीज को बोने के लिए जो रेट होगा, जो सीड रेट होगा, क्या रेट होगा, सीड रेट। तो ध्यान देना, यहां अगर मेरे पास बोल्ड सीड है, क्या सीड है, बोल्ड, मतलब अगर मेरे पास बड़े बड़े क्या है, सीड है, तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब प्रति हेक्टेयर में मेरे को बोल्ड सीड, बड़े बड़े सीड जो है वो कितना फेंकना है, 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो मेरा नर्सरी है, उस नर्सरी में मुझे मालूम, अगर मैंने 1 हेक्टेयर में नर्सरी बनाया तो मैं क्या करूंगा, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े सीड डालूंगा। वो सीड छोटे छोटे होंगे, अगर सीड क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो कितना किलोग्राम होना चाहिए, 30 से लेकर 35 किलोग्राम। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का इसी, ठीक है। तो कितना होगा, 40 से लेकर 45 किलोग्राम। सीड रेट वेट नर्सरी में क्या होना चाहिए, बड़े बड़े दाने कितना होना चाहिए, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। छोटे कितना चाहिए, 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको लगभग 20 से लेकर 25 दिन, 20 से लेकर 25 दिन आपको इस नर्सरी को छोड़ देना होगा। जब 20 से लेकर 25 दिन आप छोड़ दोगे और जब 25वें दिन आप आओगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो सीडलिंग है वो यहां पर क्या हो जाएगा, तैयार। ठीक है, जो आपका जो पौध है वो यहां पर क्या हो जाएगा, तैयार। ठीक है, तो वेट नर्सरी से जो पौध का निर्माण होता है वो कितने दिन में होता है, 20 से लेकर 25 दिन। ठीक है, तो 20 से लेकर 25 दिन के बाद आपका यहां पर सीडलिंग तैयार हो जाता है, किसके लिए, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, नहीं मतलब खेती करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं। सीडलिंग तैयार करने के हम किस प्रकार की भूमि देखेंगे, 2 प्रकार, एक क्या होगा, लो लैंड, और एक क्या होगा, लो लैंड भूमि कैसा, भरपूर मात्रा में पानी, अपलैंड कैसा, कम पानी। भरपूर मात्रा में पानी है तो कौन सा टेक्नोलॉजी, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में आप क्या बनाते हो, नर्सरी। क्या बनाते हो आप, नर्सरी। नर्सरी कैसे कैसे होते हैं, 3 प्रकार के, क्या क्या, वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी और डिपॉट नर्सरी। अगर बात करूं किसकी, वेट नर्सरी, तो आप मुझे बताओ वेट नर्सरी में हमको कितना एरिया लेना है, टोटल लैंड का 10वां। अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर है तो कितना, 1000 मीटर स्क्वायर। उसमें मैं क्या बनाऊंगा, नर्सरी बनाऊंगा। उस नर्सरी में सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, पानी डालने के बाद पडलिंग, क्या करूंगा मैं, पडलिंग। ठीक है, पडलिंग करने के बाद लेवलिंग, क्या करूंगा मैं, लेवलिंग। पडलिंग क्यों करूंगा, ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा वहां पर, लेवलिंग। और लेवलिंग करने के बाद क्या मुझे 1 साल के लिए छोड़ना होगा, बिल्कुल नहीं, कितना, 1 से लेकर 2 दिन। 1 से लेकर 2 दिन के बाद छोड़ने के बाद मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इसमें बीज बोने वाला।
तो मैं सीड सोइंग करूंगा तो सीड रेट क्या होना चाहिए, बोल्ड सीड करना होना चाहिए 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और स्मॉल सीड्स 30 टू लेकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर कितने दिन हम छोड़ देंगे, 20 दिन, 20 से लेकर 25 दिन और 25वें दिन के बाद हमारा प्यारा क्या सीडलिंग बनकर तैयार। तो ये देखो अभी सीडलिंग बना है ना, अभी राइस नहीं बना है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का नाम क्या था, वेट। अब कहां पर आ जाओगे, डीपॉक। क्या मैंने बोला, डीपॉक टेक्नोलॉजी। मैं दो ही बताऊंगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। अगला क्या जाएगा, डीपॉक नर्सरी। अब डीपॉक नर्सरी क्या है, ये ध्यान देना। ये जो नर्सरी टेक्नोलॉजी है, ये जो नर्सरी टेक्नोलॉजी है, इस नर्सरी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व में देने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है IRRI। क्या बोलो, IRRI। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक्चुअल में कहां पर है, फिलीपींस। कहां पर है, फिलीपींस, जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। तो ध्यान देना, जो डीपॉक टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में किस देश से आया है, फिलीपींस से। नॉट मनीला, मनीला तो क्या है, शहर है, देश क्या है, फिलीपींस। तो डीपॉक कहां से आया है, फिलीपींस। कौन दिया है, IRRI। क्या बोलो, IRRI। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बिना सॉइल और बिना फर्टिलाइजर के हम सीडलिंग तैयार करते हैं। क्या बोला मैंने, ना ही हमें सॉइल चाहिए, ना ही हमें फर्टिलाइजर चाहिए, ना ही हमें मैन्योर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम क्या बना देंगे, सीडलिंग प्रिपेयर करेंगे। जो सीडलिंग का जो प्रिपरेशन है वो एक फ्लैट सरफेस में होता है। किसमें होता है, एक फ्लैट सरफेस। ये सरफेस जो है, ये या तो कंक्रीट का बना हुआ होता है, या तो ये लकड़ी का बना होता है, या तो ये सामान एक ट्रे रहता है। इसी फ्लैट सरफेस में हम क्या करने वाले हैं, सीडलिंग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो वो कौन सा मेथड है जिसमें आप बिना सॉइल के यूज किए आप सीडलिंग प्रिपेयर कर दोगे, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या जाएगा, डीपॉक नर्सरी। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, एक सॉलिड सरफेस, इसलिए हम इसको और क्या बोल रहे हैं, मैट टेक्नोलॉजी। ये मैट बन गया यहाँ पर, इसलिए हम इसको और क्या बोल रहे हैं, मैट टेक्नोलॉजी। क्लियर है, तो याद रखना। तो डीपॉक कल्टीवेशन या डीपॉक जो नर्सरी है वो हमको कहां से मिला है, कहां मिला है, फिलीपींस। अगर हमें फिलीपींस से मिला तो फिलीपींस से कहां से मिला, IRRI क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बिना सॉइल और बिना मैन्योर या बिना फर्टिलाइजर के हम क्या करते हैं, सीडलिंग प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस मेथड के हमें ऐसा बीज चाहिए जो बीज क्या हो, अंकुरित हो। मतलब हमें स्प्राउटेड सीड चाहिए। कैसे चाहिए, स्प्राउटेड। मतलब इस मेथड के लिए जो आपको सीड चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित। कैसा, अंकुरित। देखो ना स्प्राउटेड, आप स्प्राउट खाते हो ना, ऐसे निकला रहता है, ये क्या है, अंकुरित। ठीक है, देखिए स्प्राउटेड हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए। इस स्प्राउटेड सीड को आप सबसे पहले 10 से 12 घंटे, कितने घंटे, 10 से 12 घंटे पानी में क्या करोगे, भिगो दोगे। तो सबसे पहले इस मेथड में कैसा सीड चाहिए, स्प्राउटेड। इस स्प्राउटेड सीड को आप कितने घंटे पानी में भिगोगे, 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद इस भीगे हुए सीड को आप किसी मॉइस्चर वाले प्लेस पर रखोगे। कैसे प्लेस में, नमी वाले सीड। तो इस भीगे हुए सीड को आप कहां लेके जाओगे, ऐसे जगह जो कैसा हो, नमी वाला। वहां पर आप इसको कम से कम उस समय तक रखोगे जिस समय तक यहां पर जर्मिनेशन ना चालू हो। किस समय तक, जर्मिनेशन ना चालू हो। ठीक है, देखो यहां देखो, मैं कहां पर आ गया, डीपॉक में।
ठीक है, तो मैंने लिखा डीपॉक मैट्रिक्स, डीपॉक नर्सरी। डीपॉक नर्सरी में सबसे पहले हमने क्या किया, सीड लिया। क्या लिया? कैसा सीड? स्प्राउटेड सीड। कैसा सीड? स्प्राउटेड सीड। इस स्प्राउटेड सीड में मैंने क्या डाला? पानी। तो हमने स्प्राउटेड सीड को क्या कर दिया? भिगो दिया। अब हमने कितने देर के भिगोया है? 10 से लेकर 12 घंटे। 10 से लेकर 12 घंटे भिगोने के बाद 10 से लेकर 12 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसी स्प्राउटेड सीड को कहां रखा? मॉइस्चर लैंड। कहां पर? मॉइस्चर लैंड। ठीक है, तो नमी वाले इलाके। तो होगा क्या कि इस जगह में सीड जर्मिनेट करना चालू कर जाएगा। क्या करेगा? ये जर्मिनेट करेगा। तो मैं देखूंगा जब ये जर्मिनेट करना चालू करेगा तो इसके प्री जर्मिनेशन, क्या बोलो? प्री जर्मिनेशन। क्या? प्री जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से पूर्व आपको करना क्या होगा कि इस पूरे सीड को इस कंक्रीट सरफेस में बिछा देना। आप पूरे सीड को प्री जर्मिनेट स्टेज में क्या करोगे? इस कंक्रीट सरफेस क्या करोगे? बिछा दोगे। और बिछाने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक का आप क्या करोगे? कवरिंग करोगे। या तो आप प्लास्टिक का कवरिंग करोगे या तो आप केले के पत्ते से क्या करोगे? इसका कवरिंग करोगे। और इसको छोड़ दोगे कितने दिन? 11 से 14 दिन। और 11 से 14 दिन छोड़ने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि 11 से 14 दिन के बाद आपको आपका क्या मिल जाएगा? सीडलिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? सीडलिंग। ठीक है, इसको फिर से बोलना पड़ेगा आपको। बताइए क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? बीज लिया। कैसा बीज लिया? अंकुरित बीज। क्या लिया हमने? अंकुरित बीज। उस अंकुरित बीज को हमने क्या किया? भिगोया। कितने दिन तक? 10 से लेकर 12 घंटे। 10 से लेकर 12 घंटे भिगोने के बाद हमने क्या किया? उसको नमी वाले इलाके पर छोड़ दिया। अब क्योंकि वो नमी वाले इलाके में जा चुका है तो वहां से वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। लेकिन उसके प्री जर्मिनेशन में, क्या? प्री जर्मिनेशन में ही हम उस पूरे सीड को उठाकर कहां ले जाएंगे? उस बेड में ले जाएंगे, उस कंक्रीट बेड में ले जाएंगे। और उसी कंक्रीट बेड में हम ऊपर से क्या ढक देंगे? प्लास्टिक या फिर क्या ढकेंगे? केले के पत्ते। और केले के पत्ते से ढकने के बाद कितने दिन के बाद? 11 से 14 दिन के बाद आपका तैयार हो जाएगा क्या? सीडलिंग। क्लियर है? तो अब ये ध्यान देना कि इसमें हम कितना एरिया यूज करते हैं। तो ध्यान देना, 1 हेक्टेयर का 25 से लेकर 30 वर्ग मीटर, 25 से लेकर 30 वर्ग मीटर, उसमें कितना? 1000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर इसमें कितना? 25 से लेकर 30 वर्ग मीटर। मतलब बहुत ही छोटे से जगह में हम क्या करते हैं? इसका नर्सरी बनाते हैं। लोग वेट नर्सरी हमने क्या किया था? 1000 वर्ग मीटर। मतलब अगर 1 हेक्टेयर है तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1000 वर्ग मीटर। यहां कितना बोला मैंने? 25 से लेकर 30 वर्ग मीटर। और ध्यान देना यहां जो सीड रेट होगा वो कितना होगा? 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। कितना? 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। उसमें मैंने बताया था प्रति हेक्टेयर। इसमें क्या है? 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर आपको क्या होगा? सीड रेट। इस सीड रेट से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सीड रेट क्या होगा यहां पर? 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। क्लियर? चलो अपना कॉपी बंद करना एक बार, सब मुझे बताइए। तो हमने शुरू किया था सीडलिंग का कल्टीवेशन। और सीडलिंग की कल्टीवेशन के लिए हमने वाटर को आधार बनाकर हमने कैसे कैसे एरिया को देखा है? 2 प्रकार के। और आप सब बताओ मुझे वो 2 एरिया क्या क्या? पहला क्या है? लो लैंड। और दूसरा क्या है? पहले क्या होगा? लो लैंड। और दूसरा क्या होगा? अगर मैंने लो लैंड बोला तो लो लैंड में बहुत ज्यादा पानी होगा? बिल्कुल होगा। अपलैंड में क्या होगा? पानी कम होगा। अगर लो लैंड बोला तो यहाँ पर जो सीडलिंग का जो प्रिपरेशन है वो कौन से मेथड से होता है? ट्रांसप्लांटेशन।
क्या बोलो? ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इस ट्रांसप्लांटेशन मेथड में आप क्या बनाते हो? नर्सरी। क्या बनाओगे आप? नर्सरी। नर्सरी जो है वो कितना बनाओगे आप? 3 प्रकार का। क्या क्या? वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी, डिपॉक नर्सरी। डिपॉक को हम और क्या बोलेंगे? मैट नर्सरी। क्लियर है? इसके अलावा जब हम वेट नर्सरी की बात करेंगे तो वेट नर्सरी जब हम बनाएंगे तो हम टोटल एग्रीकल्चर फील्ड का कितना एरिया लेंगे? हम 1/10वां भाग। कितना लेंगे हम? 1/10वां भाग। मतलब 1 हेक्टेयर में कितना लेंगे हम? 1000 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, जब आप नर्सरी बनाओ, जब कभी भी आप नर्सरी बनाओ तो ये याद रखना, नर्सरी का जो लेंथ है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे, जितना भी आपको करना है। लेकिन जो इसका विड्थ, जैसे क्या है? विड्थ है, विड्थ इसका 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब विड्थ का जो रेंज हो कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 1.5 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लेंथ जो हो वो कितना भी हो चलेगा, लेकिन विड्थ एक्चुअली कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज्यादा विड्थ नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से विड्थ कम नहीं होना चाहिए। इसमें वेट नर्सरी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस वेट नर्सरी में आप ये क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या डाला? पानी। क्या डाला आपने? पानी डालने के बाद आपने क्या किया? बोलना पड़ेगा, उसको बोलोगे मैं आगे बढ़ोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? पानी डालोगे। पानी डालने के बाद आप क्या लेके आओगे? ट्रैक्टर लेके आओगे, जिसके पीछे के चक्के में क्या होगा? क्या होगा? केज लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा जो क्या करेगा? पडलिंग। क्या करेगा? पडलिंग। तो आप क्या करोगे? आप पडलिंग, और पडलिंग करने से क्या हटेगा? खरपतवार और वाटर का जो लेवल है वो क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? इसको लेवल करोगे। क्या करोगे आप? इसको लेवल, और लेवल करने के बाद कितना दिन छोड़ोगे? 1 से लेकर 2 दिन। कितना? 1 से लेकर 2 दिन। और 1 से लेकर 2 दिन के बाद हम यहां पर क्या करेंगे? सीड को बोएंगे। सीड को बोने के लिए हमारा सीड रेट क्या होगा? बोल्ड होगा तो क्या होगा? 40 से लेकर 45। ये मत बोलो कि सीड बोल्ड हो जाएगा, है ना? बोल्ड होगा तो मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहां पर ये अगर बोल्ड सीड होगा तो क्या होगा? 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर छोटे छोटे होंगे तो कितना? 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसके बाद आप क्या करोगे? कितने छोड़ोगे आप? 20 से लेकर 25 दिन, और आपका क्या प्यारा सा सीडलिंग यहां पर क्या जाएगा? तैयार। किससे? इसमें वेट मेथड। अब आ जाओ इसमें डिपॉक में। कहां से मुझे मिला? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या इंस्टीट्यूट है? IRRI। स्थापना कब? 1964। ठीक है, यहां पर क्या होगा? सॉइल यूज होगा? नहीं। फर्टिलाइजर? बिल्कुल नहीं। मैन्योर्स? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे आप? एक सॉलिड सरफेस, और इस सॉलिड सरफेस में आप सीड को अगर आप बोओगे तो कैसा सीड होना चाहिए? अंकुरित। कैसा होना चाहिए? अंकुरित। इस अंकुरित सीड को सबसे पहले आप क्या करोगे? पानी से भिगोगे। कितना घंटा? 10 से लेकर 12 घंटा। पानी से भिगोने के बाद इस सीड को आप कहां छोड़ोगे? ऐसा जगह जो कैसा हो? मॉइस्चर। इसी मॉइस्चर वाले एरिया में छोड़ने के बाद होगा क्या कि सीड क्या होगा? जर्मिनेट। लेकिन उसकी जर्मिनेशन से पूर्व, उसके प्री जर्मिनेटेड स्टेज में आपको इस पूरे सीडलिंग को कहां पर बोना होगा? इस सीमेंटेड या इस कॉन्क्रीट क्या सरफेस। और फिर आप क्या करोगे? इसमें क्या डाल दोगे आप? क्या? प्लास्टिक या केले का पत्ता। और 11 से 14 दिन के बाद जब हम आएंगे तो हमको हमारा प्यारा सीडलिंग। और यहां जो सीड रेट होगा वो कैसा होगा? 1 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। और यहाँ एरिया कितना होना चाहिए? 1 हेक्टेयर में 25 से
वेरी गुड। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 वर्ग मीटर, ये क्या होना चाहिए? आउट ऑफ 10,000 वर्ग मीटर कितना? मात्र 25। छोटा सा एरिया में हमने क्या कर दिया? शेड्यूल दिया गया, बिकॉज फिलीपींस वहां पर लैंड कम, चारों तरफ से क्या है वहां पर? समुद्र है। तो उनको तो वो तो ऐसे ही मेथड देखेंगे जहां पर उनको कम से कम क्या क्या क्या, क्या करना होगा? लैंड कंडीशन, तभी जाकर वो खेती कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट टॉपिक में आपका। अभी टाइम 10 मिनट बस, तो हो जाएगा। मेन लैंड प्रिपरेशन। अभी हम खेती करते हैं, अभी हमारा सीडलिंग बन गया, अब हम क्या करेंगे? मेन लैंड प्रिपरेशन। अब एक्चुअल में आप खेती करने वाले। अच्छा, ये अपरेंट बचा है ना, तो बता दो। अपरेंट मतलब डायरेक्ट आपको सीड बोलना है। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, एक होता है सीड ड्रिल, होता है सीड ड्रिल। ठीक, बोला इसके बाद अब इसमें आ जाओ। क्या बोला मैंने? मेन लैंड प्रिपरेशन। ये एक फ्लो में चल रहे हैं तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मेन लैंड प्रिपरेशन। चलिए, अब जैसे कि हमको पता है कि चावल जो कि क्या है? खरीफ क्रॉप, और चावल की बुआई हम मेनली कब करते हैं? जून और जुलाई मेनली। अगर मैं औस अमन बोरो की बात नहीं करता हूं, मैं सामान्य बात करता हूं, तो सामान्य जो है वो कब है? जून और जुलाई। जून और जुलाई में हम बोते हैं और नवंबर दिसंबर को हम हार्वेस्ट करते हैं। किसका? चावल। अब ये जून और जुलाई में मुझे बोना है, तो सबसे पहले मुझे एक काम करना, मुझे ये देखना होगा कि मेरा सीडलिंग कैसा है। अगर वो सीडलिंग मैंने वेट मेथड से लिया है, जो कि सामान्यतः हमने वेट नर्सरी मेथड से ही हम तैयार करते हैं, तो इसी को मैं आधार मानूंगा। सामान्यतः संपूर्ण भारत में जो हम मेथड का यूज करते हैं वो कैसा है? वेट नर्सरी मेथड। तो वेट नर्सरी मेथड जो आपको सीडलिंग मिला, उस सीडलिंग को आपको क्या करना होगा, या आप अपना मेनलैंड क्या प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो ध्यान देना, अगर मुझे जुलाई को बोना है, जुलाई को मुझे क्या करना है? बोना है। अब इस बार आप सीड नहीं बोगे, आप सीधा क्या करोगे? ट्रांसप्लांटेशन करोगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि मई के सीजन से ही आपको चालू कर देना है प्रिपरेशन करना। किसका? फील्ड का। आप देखोगे कि आपका जो फील्ड है वो कैसा होगा? एकदम कठोर हो गया होगा। कब तक? मई तक। और आपका अभी मेन एम क्या है कि इस कठोर परत को मुझे क्या करना है? चिकना करना है। तो इस कठोर परत को मुझे भुरभुरा करना है। तो वो भुरभुरा कैसे होगा? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? मुझे प्लोइंग करना होगा। क्या करना होगा? प्लोइंग। तो मई के सीजन में सबसे पहले आप अपने खेत में क्या करोगे? प्लोइंग करोगे। क्या करोगे आप? प्लोइंग। समझते हो हिंदी में क्या होता है? प्लोइंग होता है जोतना। क्या बोलते हैं? जोतना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? खेत को जोतोगे। तो खेत को जोता मतलब खेत को जोतना मतलब क्या होता है? प्लोइंग करना। क्या होता है? प्लोइंग। तो मई में क्या करोगे आप? प्लोइंग करोगे। और कैसा प्लोइंग? डीप प्लोइंग। क्या करोगे आप? डीप प्लोइंग। आप देखे होगे कि मई के सीजन में आप अपने खेत में ट्रैक्टर चलाते हो, ठीक है? क्या करते हो आप? जो ऊपर का जो कठोर परत है किसका? मिट्टी का, आप उसको क्या करते हो? काटते हो, और नीचे का जो सॉफ्ट परत है वो वापस ऊपर आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लोइंग करना। लेकिन अभी आप क्या करोगे? आप डीप प्लोइंग करोगे। डीप प्लोइंग करने के बाद कम से कम डीप प्लोइंग, और खास जो प्लोवर है वो क्या है? एमबी प्लोवर। क्या है? एमबी प्लोवर। एमबी प्लोवर का मेनली हम यूज करते हैं। पूछा किस प्लोवर का? किसका? एमबी प्लोवर। किसका? एमबी प्लोवर का। माउंट बोर्ड प्लोवर। क्या? माउंट बोर्ड प्लोवर। आप देखे होंगे कि आपके ट्रैक्टर में ये एमबी प्लोवर ऐसे रहता है। सब क्या करते हो? उसको प्लो करते हो, जोतते हो, ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे? एमबी प्लोवर की मदद से आप क्या करोगे? डीप प्लोइंग करोगे। किसका? अपने खेत का। डीप प्लोइंग करने के बाद आप उसमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाओगे। क्या चलाओगे आप? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या करता है? कल्टीवेटर टीलेज करता है। क्या करता है? टीलेज। ठीक है? टीलेज मतलब क्या करेगा? क्यारी बनाएगा। क्या बनाएगा? क्यारी। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ये आपका लैंड, ये लैंड क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? कठोर था।
इस कठोर लैंड को आपने क्या कर दिया, भुरभुरा कर दिया। क्या कर दिया, भुरभुरा। मतलब आपने अपने लैंड का जो ऊपरी परत का क्या कर दिया, कटाई कर दिया। इसके बाद इसको आपको और भुरभुरा करना है, तो और भुरभुरा करने के लिए आपने क्या लेके आया, कल्टीवेटर लेके आया। और कल्टीवेटर क्या करेगा ना, आपको जो फील्ड ऐसा बन जाता है, एक ऐसा ऊंचा हिल और नीचे गड्ढा, फिर ऐसा ऊंचा हिल और नीचे गड्ढा। ये कौन करता है, कल्टीवेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, टीलेज। टीलेज का मतलब भी क्या होता है कि ऊपरी परत को क्या कर देना, छील देना। किसका, लैंड का। तो सबसे पहले क्या करोगे, डीप प्लोइंग। और डीप प्लोइंग के बाद आप क्या करोगे, टीलेज। टीलेज के लिए आप क्या यूज करोगे, कल्टीवेटर का। और कितने बार, 2 से लेकर 3। मतलब बार बार आपको अपनी जमीन को क्या करना है, भुरभुरी बनाना है। और एक समय में ऐसा होना चाहिए कि उस पत्थर से, जैसे हम बोलता मैं कि भाई जब नदी जो होता है वो सबसे पहले चट्टान को काट के क्या बनाता है, बोल्डर। बोल्डर से क्या बनता है, वो ग्रेवल, कॉबल, पेबल, पेबल से सैंड, सैंड से सिल्ट, सिल्ट से क्ले। तो सेम चीज ये भी है, आपको जो कठोर जो आपका मिट्टी था उसको लास्ट में क्या करना है, क्ले बनाना है। क्या करना है, जब चिकना बनाना है। तो चिकना बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डीप प्लोइंग करना। और डीप प्लोइंग करने के अलावा आपको क्या करना है, कल्टीवेटर से क्या करना है, टीलेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डीप प्लोइंग, और कल्टीवेटर से क्या करना है, टीलेज। क्या करना है आपको, टीलेज। और कल्टीवेटर से टीलेज करने के बाद आपको लेवलर से क्या कर देना, फिर लेवल करना है। तो पहले क्या करोगे, ब्लोइंग, टीलेज, फिर क्या करोगे, लेवलिंग। क्या करोगे आप, लेवलिंग करने के बाद इस पूरे खेत में आपको पानी छोड़ देना है। इस पूरे खेत में आपको क्या छोड़ देना है, पानी। और पानी कितना, तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ। कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पानी का जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए, कितना चाहिए, अप टू 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो डेप्थ होना चाहिए 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसमें इंच की बात करूं तो 3 से लेकर 4 इंच। 3 से लेकर 4 इंच। ठीक है, क्लियर है, 3 से लेकर 4 इंच। आप क्या छोड़ दोगे, पानी छोड़ दोगे। कब, किस महीने में, मई के महीने में। उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहां पर आप पडलिंग, क्या करोगे आप, पडलिंग। आप और गड्ढा करोगे, आपको उसको दलदली बनाना है। तब क्या करोगे आप इसमें, पडलिंग। और पडलिंग कैसे करोगे, ऐसा ट्रैक्टर इसके पीछे में क्या हो, केज बना, वो क्या करता है, पडलिंग। और पडलिंग क्यों करते हैं, ताकि खरपतवार रिमूव हो जाए और स्टैंडिंग वाटर क्या हो जाए, बैलेंस। क्लियर है। तो आपने यहां पर क्या कर दिया, टीलेज के बाद क्या किया आपने, पडलिंग। और पडलिंग से जितने भी जो खरपतवार थे उसको आपने क्या कर दिया, हटा दिया। और अपने फील्ड को कैसे बना दिया, दलदली बना। कैसे बना दिया आपने, दलदली। और इसके बाद हम इस खेत को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और इसके बाद जो आपका जो सीडलिंग है, जो आपने तैयार किया था, उसको जुलाई में क्या करोगे आप, इसमें बो। ठीक है, तो क्या क्या किया आपने, मई से लेकर जुलाई तक आपका काम किया बॉस, एज ए फार्मर। आप क्या करने वाले, आप अपने खेत में जाओगे, धरती माता को प्रणाम करोगे और बोलोगे कि हे भगवान, इस बार मेरा उपज अच्छा है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, डीप प्लोइंग। डीप प्लोइंग करने के बाद आप क्या करोगे, 2 से 3 बार वहां पर कल्टीवेटर चलाओ। कल्टीवेटर चलाने के बाद आप उस पूरे एरिया को क्या करोगे, आप लेवलिंग करोगे। लेवलिंग करने के बाद आप उसमें पानी छोड़ दो। कितना, 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर। इंच में कितना, 3 से लेकर 4 इंच। पानी छोड़ने के बाद आप उसमें क्या चलाओगे, पडलर। पडलर क्या करेगा, पडलिंग। क्या करेगा वो, पडलिंग। पडलिंग के बाद आपका जो खेत है वो हो जाएगा तैयार। अब इसी खेत में अब आप क्या करोगे कि आपका जो प्यारा सा क्या था, सीडलिंग था, उस सीडलिंग को आप क्या करोगे आप, और सीडलिंग को बोने का जो तरीका है वो अपन देखते हैं। ध्यान देना, सीडलिंग को जो बोने का जो मेथड, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम, ड्रिलिंग मेथड।
क्या मेथड है ये? ड्रिलिंग मेथड मतलब हाथ से सीडलिंग को क्या करना? बो दे। तो हाथ से सीडलिंग को बोना ही क्या होता है? ड्रिलिंग मेथड। क्या होता है आपका? ड्रिलिंग मेथड। और इस ड्रिलिंग मेथड में सबसे ज्यादा लेबर कंज्यूम होता है। सबसे ज्यादा अगर लेबर कंज्यूम होता है तो काम होता है इसी ड्रिलिंग मेथड। किसी भी खेती में अगर आप देखोगे, पूरे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा अगर लेबर कंज्यूम वाला जो मेथड है वो क्या है? ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग कैसे करते हैं ये हम देखें। तो हमने ये देखा कि भाई हमारा क्या बन गया? फील्ड बन गया पूरा। फील्ड कैसे हो गया? दलदली। कैसे हो गया आपका? दलदली। अब इस दलदली फील्ड में जिस जिस जगह में आपको क्या करना है? सीड को क्या करना है? सीडलिंग को क्या करना है? बोना है। तो जिस जगह में आपको सीडलिंग को बोना है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हिल। क्या बोलते हैं? याद रखिए, जिस जगह में आप सीडलिंग को बोते हो उसको हम क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हिल। और एक हिल में 5 से 6 सीडलिंग आप क्या करते हो? तो एक हिल में आप कितने सीडलिंग बोगे? 5 से लेकर 6 से। एक हिल में कितने सीडलिंग? 5 से लेकर 6 सीडलिंग। अगर मैं बात करूं किसका? वेट नर्सरी का। लेकिन अगर वही क्या होगा आपका? डिपॉग होगा। क्या होगा? डिपॉग। तो डिपॉग में कितना होगा? नहीं, डिपॉग में 5 से 6 होगा। वेट में 2 से 3। वेट में कितना? 2 से 3। और डिपॉग में कितना? 5 से 6। ठीक है। तो वेट में डिपॉग में छोटे छोटे सीडलिंग होते हैं। तो डिपॉग में कितने? 5 से 6। और वेट कितने? 203। तो एक हिल में आप कितने सीडलिंग बोने वाले? 2 से 3। कैसे? वेट नर्सरी वाले। और डिपॉग वाले 5 से 6। कितने? 5 से 6। अब ये ध्यान दें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर कितनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। और एक रो से दूसरे रो की दूरी, एक रो से दूसरे रो की जो दूरी, एक रो से दूसरे रो की जो दूरी है वो कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए वो? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक रो से दूसरे रो की दूरी कितना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी कितना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। और जब आप बो रहे हो उसका जो डेप्थ जहां सीडलिंग जा रहा है वो कितना चाहिए? 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर। कितना? 3 से लेकर 4। ज्यादा गड्ढा नहीं, सिर्फ क्या करना है? पकड़ना और ऐसे डालते जाना। देखना आप कभी खेत देखना, अगर कुछ महिलाएं होती हैं पूरे झुंड में खड़ी होती हैं और सीडलिंग करती देती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमको पूरा गड्ढा कर देना और डाल देना, बस ऐसे डालते जाना। ठीक, कितना? 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर के डेप्थ में। और आपस के गैप कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अभी तो मतलब ये नहीं कि वो लोग स्केल लेके नापते रहते 10 सेंटीमीटर से, वो एक अनुमान है कि कम गैप में आप क्या करो, उसको क्या करो? सीड को बो और रो भी ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कितना? मात्र 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया? सीड को बोया। इस मेथड को क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग। क्या बोलते हैं ये? ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग के अलावा आप चाहो तो कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो? सीड सो कर सकते हो। अगर आपको वर्कर ज्यादा नहीं चाहिए तो बहुत सारे मैकेनिकल प्लांटर भी आ रहे हैं, उस मैकेनिकल प्लांटर से भी हम क्या करते हैं? सीड को बोते हैं, अगर आपको वर्कर की कमी है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? आप सीड को बोगे। और कब बोगे बताओ? बॉस, अगर आप बंगाली हो, यदि आप बंगाली हो तो आपके पास कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन। क्या क्या? ऑस, अमन और क्या? बो। क्या कंडीशन है? बस ऑस, अमन और बो। ऑस क्या मतलब? आप कब बोगे इसमें? मई जून। मई जून को आप सीडलिंग बोगे। सीडलिंग तैयार आप पहले कर दिए, लैंड प्रिपरेशन आप और पहले किए। ठीक है। और आपको हार्वेस्ट कब करना है? कितना? सितंबर अक्टूबर। तब बोलो सितंबर अक्टूबर। ठीक है। तो पहले क्या है? ऑस जो फसल है वो कब? मई से जून। और उसका हार्वेस्टिंग कब है? सितंबर अक्टूबर।
पूरे भारत में मात्र 7% ही औस खेती होती है। कितनी होती है? 7%। ठीक है, 84% जो होता है वो क्या होता है? अमन। और अमन को हम बोलते हैं क्या? खरीफ कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? खरीफ कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो खरीफ कल्टीवेशन ऑफ राइस में क्या होता है? अमन होता है। क्या होता है? अमन। और इसी अमन का एक और नाम है अघानी। क्या नाम है? अघानी। ठीक है, अभी अमन मतलब क्या? जून जुलाई में आप क्या करोगे? बोगे। और जून जुलाई में बोने के बाद आपको जो प्रोडक्शन है वो कब मिलेगा? आपको नवंबर दिसंबर। कब मिलेगा आपको? नवंबर दिसंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिए, मैंने बोला कि अमन जो है वो क्या है? खरीफ कल्टीवेशन सीजन है। ध्यान देना, अमन जो है वो क्या है? खरीफ कल्टीवेशन सीजन है। बट अमन से पाए जाने वाला जो चावल, अमन से पाए जाने वाला जो धान है वो रबी धान। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है रबी धान। तो रबी धान, रबी क्यों? क्योंकि नवंबर दिसंबर का मिल रहा है ना बॉस, इसलिए सब क्या बोलेंगे? रबी राइस। खरीफ सीजन वाला राइस, सीजन मुझे क्या है? खरीफ सीजन राइस। लेकिन एक्चुअल राइस कैसा है? ये रबी राइस। क्यों? क्योंकि आपको नवंबर दिसंबर में आपको मिल रहा है। ये हमेशा रखना, कभी क्वेश्चन पूछा तो गड़बड़ मत कर देना। रबी राइस किसको बोलते हैं? तो रबी राइस कर दिया, बोरो को मत कर देना। रबी राइस क्या है? अमन ही है। क्या आपका? अमन। क्योंकि आपको नवंबर दिसंबर में आपको ये चावल मिल रहा है, तो क्या सीजन हुआ? रबी सीजन चालू हो गया। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में आपको चावल मिला, इसलिए इस राइस को हम क्या बोलेंगे? रबी राइस। लेकिन राइस कल्टीवेशन सीजन कौन सा है? क्लियर? इसके अलावा बोरो, क्या बोलो आप? बोरो। बोरो को आप बोते कब? कब? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर। और इसका जो कटाई या हार्वेस्टिंग कब होता है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग राइस। ये क्या राइस है? स्प्रिंग राइस। तो स्प्रिंग सीजन आपको मिला। ये क्या है? विंटर राइस या रबी राइस। और ये ऑटम राइस। ये क्या है? ऑटम राइस। तो दिस वन इज ऑटम राइस। ऑटम, ऑटम को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? शरद, है ना? यही बोलते हैं ना? क्या क्या है हिंदी में? क्या क्या होता है बॉस? ग्रीष्म होता है ना? उसके बाद वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर शीत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु, और फिर वसंत होता है। हाँ, हेमंत होता है बीच में। हेमंत होता है, ऑटम होता है। ठीक है, तो यहां पर एक हमको क्या मिल गया है? हाँ, वो मुझे नहीं पता हेमंत क्या होता है, फिर भी आप देख लेना इसको। ये क्या है? ऑटम। एक हेमंत तो होता है। ग्रीष्म पहला सीजन, बोलो ना बॉस। ग्रीष्म के बाद वर्षा, फिर बीच में हाँ बोलो, बोलो ना, क्या बोल रहे हो? ग्रीष्म, हाँ, वर्षा ऋतु, हाँ, और फिर शीत ऋतु। नहीं तो तीन ही होता है। हाँ, तो बीच में क्या होता है? 6 सीजन होते हैं। एक हेमंत होता है बीच में, एक शिशिर होता है। हेमंत, शिशिर और बसंत। तो बसंत तो स्प्रिंग है ना? हेमंत क्या है? ऑटम है ना? और शिशिर क्या है? पता नहीं क्या है, जो भी है। आप ये देख लो भाई, यहाँ पर क्या है? 3 सीजन है। क्या क्या? औस, अमन और बोरो। तो औस क्या? मई जून। और हार्वेस्टिंग कब है? सितंबर अक्टूबर। इसको क्या बोलते हैं? ऑटम राइस। ये क्या आपका? ऑटम राइस। और वही जो आपका क्या है? अमन, वो क्या है? विंटर राइस। और जो आपका बोरो, वो क्या है? स्प्रिंग राइस। क्या हो गया आपका? स्प्रिंग राइस। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार की हम क्या करते हैं? राइस कल्टीवेशन सीजन में हम कल्टीवेट करते हैं क्या? राइस। ना बोरो को हम क्या बोलते हैं? ढेलवा। क्या बोलते हैं? ढेलवा। ढेलवा कहां बोलेंगे हम? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या बोलेंगे हम? ढेलुआ। क्या बोलेंगे हम? ढेलुआ। ये भी इंपॉर्टेंट। ढेलुआ, DELUA, ढेलुआ। DE या ढेलुआ ही बोलते हो कि ढेलुआ है? ढेलुआ है, ढेलुआ। DELUA, ढेलुआ। ढेलुआ खेती क्या है? उड़ीसा में बोलो। उड़ीसा में बोलो मतलब ढेलुआ।
ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत चावल की खेती से मीथेन निकलता है, मीथेन गैस बताया था आपको। इसके अलावा चावल की खेती को मतलब परफेक्ट तरीके से करने के लिए आपको फर्टिलाइजर का यूज करना है। फर्टिलाइजर का जो रेशियो आप लिख लो उसके बाद कल इसको वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल ये खत्म हो जाएगा चावल, कल मैं राइस मिल गया चावल, ठीक है। चावल की खेती के लिए जो फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए, ये देखिए। फर्टिलाइजर में क्या आपका एन, पी और क्या के। एन मतलब क्या नाइट्रोजन, पी मतलब क्या फास्फोरस, के मतलब क्या पोटेशियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका यूज हम क्या, इसका जो कंजप्शन क्या होना चाहिए, ये 100 कितना 100 रेशियो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या बोला 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का कंजप्शन होना चाहिए किसका, नाइट्रोजन। 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का कंजम्पशन होना चाहिए किसका, फास्फोरस का। और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कंजम्पशन होना चाहिए किसका, किसका पोटेशियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट पोटेशियम और क्या फास्फोरस, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका कंप्लीट डोज आप बेसल डोज की तरह दोगे। क्या दोगे आप, बेसल डोज। बेसल मतलब आधार, बेसल मतलब जब आप स्टार्ट किए तभी आपको दे देते हैं, जब आप सीडलिंग डाले हो तभी आपको देते हैं। तो कितना, पूरा का पूरा 60 किलोग्राम स्टार्टिंग में ही आपको दे देना है क्या, पोटेशियम और क्या फास्फोरस एज अ बेसल डोज। फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का पहला 50% मतलब 50 किलोग्राम आपको क्या देना है, बेसल डोज। पहले क्या देना है, 50% ही क्या देना है, बेसल डोज। 50% बेसल डोज, 50% 50 किलो क्या बेसल डोज की तरह, 25 किलो प्रति हेक्टेयर टिलरिंग के समय, किस समय, टिलरिंग के समय। नॉट टू बी कंफ्यूज विद टिलेज। ये क्या है, टिलरिंग। टिलरिंग एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है, प्लांट से निकलता है और वो एज अ इंडिविजुअल प्लांट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। वो कहता है टिलर। टिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। टिलर एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है किसी प्लांट में और वो एज अ इंडिविजुअल प्लांट की तरह क्या करता है, वो एक्ट करता है, ठीक है। तो वो टिलरिंग जब बनता है तो टिलरिंग के समय कितना, 25 किलोग्राम, कितना 25 किलोग्राम। और बाकी 25 किलोग्राम पेनिकल इनिशिएशन के समय। पेनिकल मतलब जब आपको क्या बनेगा, लीफ निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या बताऊं, पहला बेसल डोज कितना 50 किलोग्राम। फिर क्या आएगा, टिलरिंग कितना 25 किलोग्राम। फिर क्या आएगा, पेनिकल कितना 25 किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से आप नाइट्रोजन का क्या करते हो, उपयोग करते हो। तो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए फर्टिलाइजर का, एनपीके क्या क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होना चाहिए, फास्फोरस। और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होना चाहिए, पोटेशियम। नाइट्रोजन को आप स्टेज वाइज करोगे, स्प्रेड करोगे। पहले कब बेसल डोज में कितना 50%, टिलरिंग स्टेट में कितना 25%, पेनिकल स्टेट में कितना 25%, टोटल कितना 100% क्या नाइट्रोजन। अब आप मुझे बताओ इसके अलावा आप क्या डालते हैं, इसके अलावा हम जिंक डालते हैं, क्या कहते हैं, जिंक। और जिंक हम इसलिए डालते हैं ताकि एक डिजीज होता है चावल से, होता है खैरा। क्या, खैरा। तो खैरा नामक डिजीज से बचाने के लिए चावल को, किसे, खैरा नामक डिजीज से बचाने के लिए हम क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे। और जिंक को किस फॉर्म में, जिंक सल्फेट की फॉर्म, किस फॉर्म में, जिंक सल्फेट। तो आप क्या करोगे भाई, जिंक सल्फेट आप डालोगे अपने खेत में, चावल को किससे बचाने के लिए, खैरा से बचाने, खैरा नामक रोग से बचाने के लिए आप क्या करोगे, जिंक सल्फेट डालोगे। इसके अलावा आप
कुछ बायो फर्टिलाइजर भी डालो, क्या डालो? कुछ बायो फर्टिलाइजर। और वो जो बायो फर्टिलाइजर वो क्या होगा? अज़ोला, वेरी गुड, क्या है? एजोला। और एजोला के अलावा क्या? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा क्या? एज़ोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। और सबसे मेन दो चीज, एक एजोला तो है इंपॉर्टेंट, एक है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलो? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? साइनो, अपने हिंदी क्या बोलते हैं इसको? नील हरित शैवाल। साइनो क्या है? बैक्टर। तो क्या है? ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक बायो फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बायो फर्टिलाइजर वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अलावा हम एक और चीज का यूज करते हैं, नाम क्या है? एजोला। क्या बोलो? एजोला। अब ये एजोला इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जब कभी भी आप एजोला डालोगे, क्या डालोगे आप? एजोला। तो एजोला के साथ एक बैक्टीरिया इससे कंबाइन हो जाता है। एजोला के साथ हमेशा एक क्या कंबाइन होता है? एक बैक्टीरिया कंबाइन हो जाता है। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एना, क्या? बीना। ये बोलते हैं ना, एना